चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 में श्वसन तंत्र। क्या देखिए क्या होता है श्वसन तंत्र। पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य CO2 व O2 के आदान प्रदान की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, श्वसन कहते हैं। क्या देखिए पर्यावरण से हमें क्या मिलेगा, O2 CO2 मिलेगा। रक्त और कोशिकाओं के मध्य, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर रक्त में अपन को ऑक्सीजन भेजना है, ठीक है। कोशिकाओं के मध्य CO2 व O2 के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं अपन, श्वसन कहते हैं। कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण के द्वारा ही विघटन श्वसन कहलाता है, या कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण के द्वारा ही विघटन क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। आप इसको भी लिख सकते हैं। क्या ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए वायवीय श्वसन क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अपन क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ये सभी प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है, ठीक है। ये सभी प्राणियों तथा पादपों में पाया जाता है। इसमें ग्लूकोज के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल व ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें, वायवीय श्वसन में। अब देखिए वायवीय श्वसन कोशिका द्रव्य में यह क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है या मुक्त होती है। देखना, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट के 2 अणु में टूट जाता है, ठीक है। अगर आपको ये लाइन याद नहीं है तो आप इसको याद रख लीजिए सीधी सा, ठीक है। भाई ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में क्या होगा, पायरुवेट के 2 अणु में टूट जाएगा, मतलब इसके अंदर क्या रहेंगे, कार्बन के 2 अणु उपस्थित रहेंगे। क्या तो ये था कोशिका द्रव्य में। अब आ रहा है अपने पास माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में 38 एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, अणु में टूट जाता है तथा CO2 व H2 भी मुक्त होते हैं। क्या ठीक है, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा, 38 ATP अणु में टूट जाएगा तथा CO2 व H2 भी क्या हो गया, यहाँ पे मुक्त होते हैं। ये पायरुवेट है, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति क्यों लिखा, क्योंकि ये कौन सा है, वायवीय श्वसन है। क्या ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है ये, तो ठीक है। यहाँ पे 6 CO2 बाहर हो जाएगा प्लस जल तथा 38 ATP अणु क्या होंगे, यहाँ से मुक्त होंगे। क्या तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP अणु टूट जाता है कि भाई यहाँ पे 38 ATP अणु मुक्त होंगे। क्या ठीक है। अब आ रहा है, ये तो था आपके वायवीय श्वसन। अब आएगा आपके अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं। देखना, इस प्रकार का श्वसन यीस्ट, जीवाणु, कवक, परजीवी, शैवाल इत्यादि में होता है, जिनमें ग्लूकोज के अपघटन से कार्बन डाइऑक्साइड व अल्कोहल का निर्माण होता है तथा बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए ग्लूकोज था ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, यहाँ पे CO2 तथा अल्कोहल का निर्माण करेगा तथा बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे क्या हो रही है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है या ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। देखिए अगला है पॉइंट अपने पास, ये तो फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगला है तीव्र शारीरिक व्यायाम के समय, तीव्र मतलब कि ज़्यादा अपन एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तीव्र शारीरिक व्यायाम के समय हमारे मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है। कौन सा श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन। अर्थात जब हमारे शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमारी मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करने लग जाती हैं, जिसमें ग्लूकोज का विघटन लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, लैक्टिक अम्ल के रूप में होता है तथा बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो ग्लूकोज ये मांसपेशियों में है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, किसका उपयोग होगा यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल, CO2 प्लस 2 अणु क्या हो गए, यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी। क्या देखिए आपके भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विघटन को समझाइए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके कई बार पूछा भी गया है ये, तो आपकी ये बुक में भी बिल्कुल ऐसे कैसे दे रखा है, तो इसको समझिए कि ग्लूकोज कितने कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन के अणु होते हैं। अब कोशिका द्रव्य में क्या होगा, ये पायरुवेट के 3 अणु में टूट जाता है तथा कुछ मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब यहाँ तक तो दोनों में सेम चल रहा है, ठीक है। अब ये क्रिया यहाँ पे हो रही है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसमें हो रहा है, ये यीस्ट के अंदर हो रहा है। तो ये यहाँ से क्या है, एथेनॉल बना लेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा यहाँ से मुक्त होगी। अब ऊर्जा कितने अणु निकलेंगे, यहाँ से कार्बन के 2 अणु मुक्त होंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का अभाव, ठीक है, अनुपस्थिति नहीं, अभाव है। क्या ठीक है, हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा, यहाँ पे कार्बन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं। क्या ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पढ़ाई भी अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्या ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा यहाँ पे ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनेगी। क्या क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो ये था आपके भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। क्या अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पूरा इस प्रकार से चार्ट बनाना है। क्या
देखिए क्वेश्चन है वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन क्या होता है। ठीक है, एक तरफ आप वायवीय श्वसन लिख ले रहे हैं और एक तरफ आपको अवायवीय श्वसन लिखना है क्या। तो देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को अपन वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अपन क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन जिसमें वायु प्रेजेंट रहेगी, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायवीय श्वसन कहलाएगी। जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगी वो अवायवीय श्वसन कहलाती है क्या। ये सभी प्राणियों व पादपों में पाया जाता है। यह यीस्ट, कवक, परजीवी तथा तीव्र शारीरिक व्यायाम के समय मांसपेशियों में होता है क्या। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होकर CO2 तथा H2O तथा 38 ATP का निर्माण होता है। ये भी अपन पढ़ के आए क्या। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होकर CO2 तथा H2O तथा 38 ATP अणु का निर्माण यहाँ पे होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे क्या है, एब्सेंस है। अनुपस्थिति में विघटन होकर CO2 तथा अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल में 2 अणु ATP का निर्माण होता है क्या। ठीक है, इसमें ऊर्जा का अधिक निर्माण होता है, इसमें अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये था आपके वायवीय अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, उसमें अंतर स्पष्ट कर दिए, उसके एग्जाम्पल देख लिया और विभिन्न पदों द्वारा अपन ने इसको समझ भी लिया है। अब अपन पढ़ने वाले हैं पादपों में श्वसन क्या। देखिए, पादपों में श्वसन विसरण के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें ये ध्यान रखना क्या कि पादपों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, तो विसरण के द्वारा संपन्न होती है क्या। जिसमें पादप CO2 व O2 का आदान प्रदान करते हैं तथा पादपों की पत्तियों में पाए जाने वाले वायु कोश या रंध्र, ठीक है, यह निश्चित करते हैं कि पादप वायु के संपर्क में रहें। पादपों में श्वसन की क्रिया पादप में श्वसन की आवश्यकता तथा पर्यावरण के ऊपर निर्भर करती है कि पादप को कितनी आवश्यकता है और पर्यावरण में कितनी मात्रा में क्या सब चीज़ें अवेलेबल है, तो उस पर डिपेंड करेगा क्या। ठीक है, जिसमें रात्रि के समय पौधा केवल CO2 का ही विनिमय करते हैं। ठीक है, रात्रि के समय पौधे केवल CO2 का ही विनिमय करते हैं, जबकि दिन के समय यह CO2 प्रकाश संश्लेषण में क्या कर ली जाती है, काम में ले ली जाती है क्या। देखिए, जलीय जीवों में श्वसन क्या। जलीय जीवों में श्वसन की क्रिया के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिन्हें क्लोम या गिल्स या गिल कहते हैं क्या। आपसे पूछ लिया जाए कि जलीय जीव किससे श्वसन करते हैं, तो भाई साहब वो क्लोम या गिल या गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं क्या। इनको अपन गलफेड़े भी बोल सकते हैं क्या, ठीक है ना। जलीय जीव श्वसन की क्रिया में मुख्य द्वारा जल ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, मुख्य द्वारा जल ग्रहण करेंगे तथा आंखों के पीछे स्थित क्लोम छिद्रों से, किसके पीछे, आंखों के पीछे क्लोम छिद्रों से जल को बाहर निकालते हैं। आंखों के पीछे रुधिर नलिकाओं का जाल फैला रहता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और सभी भागों में ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर लिया जाता है क्या। तो अब आपके ये तो था जलीय जीवों में श्वसन क्या। अब आपके क्वेश्चन है क्या कारण है कि जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब जलीय जीवों की श्वसन दर क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसके अपेक्षा, स्थलीय जीव। जैसे कि अपन यहाँ पे रह रहे हैं तो अपन क्या स्थलीय जीव है, और जलीय जीव क्या होते हैं जो जल के अंदर रहेंगे, तो उनकी श्वसन दर ज़्यादा क्यों होती है स्थलीय जीवों की अपेक्षा। देखिए, जलीय जीव जल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब वायुमंडल में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है और जल में क्या है, कम मात्रा में ऑक्सीजन है, तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है जबकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इस कारण जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है बेटा, अधिक होती है। आप सीधा याद रखना, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए उनकी श्वसन दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा अधिक होती है क्या। अब आ रहा है आपके ATP ऊर्जा का निर्माण। देखिए, ATP क्या होता है, पहले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज का पूरा नाम है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज का क्या है, पूरा नाम है क्या। कोश के श्वसन के दौरान, कोशिकाओं द्वारा होने वाले श्वसन के दौरान मुक्त ऊर्जा का उपयोग ADP, यहाँ पे है ADP का नाम होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब यहाँ पे 2 फास्फेट अणु है और टी का मतलब यहाँ पे 3 फास्फेट अणु है। ट्राई का मतलब 3 और डाई का मतलब 2। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा अकार्बनिक फास्फेट से ATP का निर्माण होता है।
ठीक है। एटीपी क्या है, वापस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ 2 अणु थे, यहाँ पे क्या हो गया 3 अणु का निर्माण होता है। इस एटीपी ऊर्जा का उपयोग जीव ईंधन के रूप में करते हैं। क्या करते हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। एटीपी ऊर्जा का निर्माण देखिए, अब एटीपी का अणु किस प्रकार से बनते हैं हमारे पास, यहाँ पे एडीपी है, ठीक है, प्लस यहाँ पे अपन ये एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, क्या नीचे यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, और ये क्या है एक फास्फेट का अणु है। तो जब यहाँ पे डी का मतलब डाई मतलब कि 2 फास्फेट है, उसमें अपन एक और फास्फेट अणु को जोड़ेंगे तो ठीक है क्या बन जाएगा अपने पास, एटीपी बनेगा। तो देखिए ये एडीपी है, यहाँ पे ये फास्फेट अणु इस प्रकार से इसमें जुड़ रहा है, ये वाला सिंबल आपको यहाँ पे लगाना है, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जुड़ रहा है, ठीक है, हमने इसको शो किया है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, इस प्रकार से बन जाएगा। अब एटीपी से ऊर्जा का निर्माण किस प्रकार से होता है, देखिए कोशिकाएं जल अवशोषित करके एटीपी में उपस्थित अंतस्थ फास्फेट संलग्नता में खंडित हो जाती है। अंतस्थ का मतलब उसके अंदर उपस्थित, फास्फेट मतलब कि फास्फेट का ये जो अणु है ये संलग्नता मतलब कि जुड़ना में खंडित हो जाती है क्या, ठीक है, यहाँ पे टूट जाएगा क्या, जिससे ऊर्जा बाहर निकलती है। इस ऊर्जा का उपयोग जीव प्रोटीन निर्माण संश्लेषण में क्या करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण में तथा तंत्रिका आवेग के संचरण में। तंत्रिका आवेग क्या होते हैं, हमारे जो भी सिग्नल्स वगैरह आते हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, तंत्रिका। जैसे कि हमारे किसी ने यहाँ टच किया तो ये हमको यहाँ पता चल गया, इंटून टच करते हैं तो ये भी क्या है हमारे सिग्नल्स जा रहे हैं, तो उनको बोलेंगे अपन तंत्रिका आवेग। तथा पेशियों के सिकुड़ने में होता है क्या, ठीक है, किसका, एटीपी ऊर्जा का निर्माण। देखिए एटीपी के एक अणु से 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बाहर निकलती है। ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एटीपी के अणु से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, कितनी, तो 30.5 किलो जूल, के का मतलब यहाँ पे केल्विन नहीं है, यहाँ पे किलो है, किलो जूल पर मोल ऊर्जा बाहर निकलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा है वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, जलीय जीवों में शोषण किस प्रकार से होता है और पादपों में शोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मानव शोषण तंत्र को अच्छे से सचित्र उसका वर्णन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।